सोचिए, एक बहुत ही अहम क्रिकेट मैच चल रहा है। मतलब स्टेडियम एकदम खचाखच भरा हुआ है, दोनों टीमें बिल्कुल मैदान पे डटी हैं। और जैसे ही गेंद हवा में उछाली जाए, कोई अचानक से पिच का आकार ही बदल दे। हाँ बिल्कुल, मतलब खेल के नियम ही पूरी तरह से पलट दिए जाए। पश्चिम बंगाल का जो 2026 का विधानसभा चुनाव है ना, वो सच में बिल्कुल इसी स्थिति की तरह लग रहा है। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे पास जो स्रोत और दस्तावेज हैं, वे सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों के बारे में नहीं है। ये दस्तावेज जनसांख्यिकी, सूचना युद्ध और हमारी चुनावी प्रक्रिया की जो अखंडता है, उसके एक बहुत ही गहरे विश्लेषण पर आधारित है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे लाखों वोटर्स का रातों रात गायब हो जाना, डीप फेक तकनीक का जाल और बेहद भावुक कर देने वाले मुद्दे एक पूरे राज्य की राजनीति की बुनियाद को हिला रहे हैं। वो क्रिकेट वाली बात ना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इस बार सच में मैदान की रूपरेखा ही बदल गई है। कैसे? देखो, अगर हम पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो पश्चिम बंगाल के चुनाव ऐतिहासिक रूप से हमेशा 7 या 8 चरणों में होते रहे हैं। हाँ, वो तो काफी लंबा चलता था। बिल्कुल, लेकिन इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए इसे केवल 2 चरणों में समेट दिया है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल। अरे बाप रे, सिर्फ 2 चरण? हाँ, इसका सबसे बड़ा कारण सुरक्षा को लेकर गहरी चिंताएं हैं। इसी वजह से केंद्रीय बलों यानी सीएपीएफ की बहुत भारी तैनाती की गई है। और मुकाबला बहुत सीधा है। एक तरफ सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में लगातार चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। राइट। और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी है। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 148 है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सुलझाते हैं। मतलब सुरक्षा बहुत अहम है और चरणों का कम होना एक बड़ा बदलाव है। लेकिन हमारे सामने जो दस्तावेज हैं, वो एक अलग ही कहानी बता रहे हैं। केवल सत्ता की राजनीति नहीं, बल्कि राज्य का बुनियादी ढांचा ही दांव पर लग गया है। सही कहा आपने। जब हमने कहा कि खेल के नियम बदल गए हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है वोटर लिस्ट। कागजों से अचानक लाखों लोगों का गायब हो जाना। ये पूरी प्रक्रिया आखिर काम कैसे कर रही है? तो इस चुनाव का सबसे बड़ा संरचनात्मक बदलाव यही है। निर्वाचन आयोग ने एक अभूतपूर्व प्रक्रिया को अंजाम दिया, जिसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर कहा गया। अच्छा। इस प्रक्रिया का नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट से लगभग 8.9 मिलियन यानी करीब 89 लाख वोटर्स के नाम हमेशा के लिए हटा दिए गए हैं। क्या बात कर रहे हैं, 89 लाख? जरा इस आंकड़े की गंभीरता को समझें। राज्य में कुल वोटर्स की संख्या जो पहले 76.6 मिलियन थी, वो अब घटकर 67.5 मिलियन रह गई है। बाप रे! यह सीधे तौर पर 11.88% की भारी गिरावट है। ये आंकड़ा वाकई डराने वाला है। अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें, मान लीजिए किसी बहुत बड़ी कंपनी में रातों रात 11% कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाए क्योंकि उनके 20 साल पुराने रिकॉर्ड आज के सिस्टम से मैच नहीं कर रहे हैं। हाँ, वहां तो हंगामा मच जाएगा। बिल्कुल, तबाही मचना तय है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। अगर चुनाव आयोग 2003 के नागरिकता अधिनियम का पालन कर रहा है, तो तकनीकी रूप से वे बस अपना काम कर रहे हैं, है ना? तो हम इसे सांख्यिकीय अराजकता क्यों कह रहे हैं? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले हो रहा है? तकनीकी रूप से आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कानून मौजूद है। हाँ, लेकिन यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि जमीनी हकीकत और कागजी नियमों के बीच एक बहुत बड़ी खाई गुमती है। ये अराजकता इसलिए है क्योंकि छटनी के लिए जन्म तिथि को एक फिल्टर के रूप में इस्तेमाल किया गया। जन्म तिथि। हाँ, जिन लाखों लोगों की स्क्रूटनी हुई, उन्हें साबित करना था कि वो 2002 से यहाँ रह रहे हैं। अब सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर के लिए 24 साल पुराने निवास के पुख्ता दस्तावेज जुटाना कितना मुश्किल है। वो तो लगभग नामुमकिन है। इसीलिए जिन लोगों की जांच हुई, उनमें से 45% लोग अपना वोटिंग अधिकार नहीं बचा पाए। और इसका राजनीतिक असर देखिए। हाँ, गणित तो पूरा बदल गया होगा। बिल्कुल। एआईटीसी के पास 223 सीटें थीं और बीजेपी के पास 65 सीटें। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए 83 सीटों के भारी स्विंग की जरूरत है। लेकिन जब मैदान से 89 लाख वोटर ही हटा दिए गए, तो पिछला सारा राजनीतिक गणित तो पूरी तरह से अमान्य हो गया। एकदम सही, बेस ही बदल गया। और जाहिर है ये छटनी सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही होगी। 89 लाख लोग जब अपना वोटिंग अधिकार खोते हैं, तो समाज पर असर पड़ना तय है। स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं?
इसका सबसे गहरा असर समाज के सबसे संवेदनशील हिस्सों पर पड़ा है। अगर हम मथुआ समुदाय का उदाहरण लें तो स्थिति बहुत जटिल है। मथुआ समुदाय। मथुआ मुख्य रूप से पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं जो राज्य के लगभग 50 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इस SCIR प्रक्रिया से सबसे ज्यादा तबाही इन्हीं के इलाकों में मची है। अच्छा। नदिया और बनगांव जैसे जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां कुछ बूथों पर तो 67% से लेकर 90% तक वोटर्स के नाम काट दिए गए हैं। 1 मिनट, 90%? इसका मतलब तो ये हुआ कि एक पूरे के पूरे मोहल्ले या पूरे गांव का वजूद ही वोटर लिस्ट से मिटा दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक विरोधाभास बन गया है। वो कैसे? ये वही समुदाय है जिसे बीजेपी ने CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम के जरिए पक्की नागरिकता देने का वादा किया था। अरे हाँ। अब वही समुदाय देख रहा है कि नागरिकता मिलना तो दूर, उनके पास जो थोड़ा बहुत वोट डालने का अधिकार था वो भी छिन गया है। मतलब ये तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया। बिल्कुल। इस हताशा के कारण जमीनी स्तर पर भयंकर बढ़ावत हो रही है। बीजेपी की अपनी ही नेता तनिमा सेन इस छटनी के विरोध में पार्टी के खिलाफ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब एक प्रशासनिक कदम राजनीतिक दलों के अपने ही तैयार किए हुए मजबूत वोट बैंक को तबाह कर सकता है। नीतियां और जमीनी हकीकत आपस में पूरी तरह टकरा रही हैं और मुझे लगता है इसी अफरा तफरी का नतीजा है मालदा की हिंसा, है ना? एकदम सही। मालदा जिले के कालियाचक ब्लॉक 2 में इसका बहुत ही हिंसक रूप देखने को मिला। जब लोगों को पता चला कि उनके नाम लिस्ट में नहीं हैं, तो एक उग्र भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। बाप रे! न्यायिक अधिकारियों को ही क्यों? क्योंकि वे अधिकारी इस चुनाव पुनरीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा थे। लोग जवाब मांग रहे थे जो उन अधिकारियों के पास नहीं था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि NIA अब इसकी जांच कर रही है। राज्य की CID ने कथित मास्टरमाइंड मुफक्किरुल इस्लाम को गिरफ्तार किया है। और इस पर राजनीति भी शुरू हो गई होगी। बिल्कुल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुरंत आरोप लगाया कि ये सब बीजेपी की रची हुई साजिश है ताकि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। मतलब जमीन पर अनिश्चितता, गुस्सा और डर का एक पूरा माहौल तैयार हो चुका है। और मेरा मानना है कि जब जमीन पर कोई सच नहीं जानता तो डिजिटल दुनिया में झूठ बहुत तेजी से फैलता है। बिल्कुल फैलता है। सूचना युद्ध अपने चरम पर है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 1 करोड़ फर्जी वोटर्स को हटाया जाएगा। वहीं AITC ने आरोप लगाया कि फॉर्म 6 का दुरुपयोग हो रहा है। अभिषेक बनर्जी ने तो वीडियो सबूत भी पेश किए। जी हाँ। लेकिन जरा हमारे लिए ये स्पष्ट करें कि ये फॉर्म 6 क्या होता है और कोई बाहरी व्यक्ति इसका दुरुपयोग कैसे कर सकता है? देखो, सामान्य प्रक्रिया में फॉर्म 6 वो आवेदन पत्र होता है जिससे कोई नागरिक पहली बार अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाता है। अच्छा, नया वोटर बनने के लिए? हाँ। अभी AITC का आरोप यह है कि सीमावर्ती इलाकों में जाली निवास प्रमाण पत्रों के साथ थोक में फॉर्म 6 जमा किए जा रहे हैं ताकि रातों रात उस क्षेत्र का डेमोग्राफिक्स बदला जा सके। ये तो सूचना युद्ध का एक बहुत ही तकनीकी हिस्सा हो गया। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा भूचाल तो उस एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो ने ला दिया जिसने पूरा गठबंधन ही तोड़ दिया। आप AGOP नेता हुमायूं कबीर वाले स्टिंग ऑपरेशन की बात कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। कबीर का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कथित तौर पर बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपए की डील करते हुए सुने जा रहे हैं। हालांकि कबीर ने कहा कि ये पूरी तरह से एक डीप फेक वीडियो है और 2000 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक दिया। लेकिन नुकसान तो हो चुका था ना? जाहिर है, चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज टाइमिंग होती है। अल्पसंख्यक वोटों को लामबंद करने के लिए AIMIM और AGOP का गठबंधन बन चुका था। लेकिन इस एक वीडियो के आते ही AIMIM ने खुद को अलग कर लिया। ओहो। रणनीतिक रूप से इस घटना से AITC को सबसे बड़ा फायदा हुआ है। जो अल्पसंख्यक वोट बंटने वाले थे वो बंटवारा रुक गया। और ये सब एक ऐसे वीडियो से हुआ जो शायद फर्जी हो। तो आखिर इस सब का क्या मतलब है? क्या तकनीक ने अब जमीनी चुनाव प्रचार को ही खत्म कर दिया है? ऐसा ही लग रहा है। मतलब अगर महज एक वीडियो चुनाव से कुछ दिन पहले एक मजबूत गठबंधन को खत्म कर सकता है, तो पार्टियां तो अब सर्वर रूम से चुनाव लड़ रही हैं। हाँ, लेकिन इस फेक न्यूज से लड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं। PIB की फैक्ट चेक यूनिट और ऑल्ट न्यूज जैसे स्वतंत्र संगठनों का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अच्छा। ये फैक्ट चेकर्स दिन रात व्हाट्सएप ग्रुप्स में संदिग्ध मैसेजेस को ट्रैक करके उनका पर्दाफाश करते हैं। लेकिन झूठ की रफ्तार हमेशा सच से तेज होती है। खैर, तकनीक अपनी जगह है, लेकिन 2026 के इस चुनाव का असली फैसला स्क्रीन पर नहीं होगा। हाँ, तो कहाँ होगा?
से होगा जिसे हम एम फैक्टर यानी महिलाओं के वोट कहते हैं। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग नजरिए देखने को मिलते हैं, कल्याण बनाम सुरक्षा। ये इस चुनाव का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। एआईटीसी पूरी तरह से अपनी कल्याणकारी योजनाओं पर दांव लगा रही है, विशेषकर उनकी लक्खी भंडार योजना। हाँ, वो काफी लोकप्रिय है। बिल्कुल। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को मिलने वाली इस वित्तीय सहायता में 500 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। और इसके ठीक विपरीत बीजेपी ने महिलाओं की शारीरिक सुरक्षा और न्याय को अपना हथियार बनाया है। जी। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की उस भयावह घटना की पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पानीहाटी से अपना उम्मीदवार बना दिया है, और संदेश खाली की जो घटनाएं हुई उसके वीडियो दिखाने को कहा जा रहा है। ये एक बहुत ही कठिन मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ये मुद्दे महज राजनीतिक नहीं है, इन्होंने राज्य की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। इसे अगर हम इंसान की बुनियादी जरूरतों मतलब मैस्लो की हायरार्की के नजरिए से देखें तो ये सर्वाइवल बनाम सस्टेनेंस की लड़ाई है। बिल्कुल। एक वोटर के सामने बहुत ही क्रूर विकल्प है। एक तरफ पेट भरने का सवाल है, महीने के वो निश्चित पैसे, और दूसरी तरफ अपनी जान और सम्मान की हिफाजत का सवाल है। एक पोलिंग बूथ के अंधेरे में एक महिला किसे ज्यादा अहमियत देगी? यही वो सवाल है जो नतीजे तय करेगा। और जब हम इन बहसों से थोड़ा पीछे हटकर चुनाव घोषणा पत्रों का विश्लेषण करते हैं तो आर्थिक विचारधाराओं का एक बहुत ही रोचक टकराव दिखता है। घोषणा पत्र, ये तो गजब की विडंबना है। जो वामपंथी दल कभी लाल झंडे लेकर पूंजीवाद का विरोध करते थे, वो आज स्ट्रक्चरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। हाँ। और जिन्हें पूंजीवादी कहा जाता है वो सीधा लोगों के अकाउंट में कैश ट्रांसफर करने की होड़ में लगे हैं। एक तरह की नीलामी लगती है। एआईटीसी के घोषणा पत्र में द्वारे चिकित्सा जैसी योजनाएं हैं और 2 करोड़ नौकरियों का दावा है। और बीजेपी उनसे एक कदम आगे है। उन्होंने महिलाओं और युवाओं को 3000 रुपए नकद देने का वादा किया है। साथ ही 7वां वेतन आयोग और यूसीसी लागू करने की बात भी है। मतलब दोनों बस नकद बांटने की रेस में है, लेकिन वाम मोर्चा का घोषणा पत्र तो बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है ना? जी हाँ, उनका नारा है, कोई मंदिर मस्जिद नहीं, बंगाल को रोजगार चाहिए। वे सीधे नकद बांटने की बजाय संरचनात्मक अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। वे 4 मिलियन स्थायी नौकरियां, किसानों के लिए एमएसपी, ट्रांसजेंडर कामगारों के लिए समान अधिकार और महिलाओं के लिए अभया वाहिनी बनाने का वादा कर रहे हैं। ये अभया वाहिनी आखिर क्या है? ये एक प्रस्तावित सुरक्षा बल है जिसे विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सैद्धांतिक रूप से बहुत शानदार लगता है, लेकिन क्या वामपंथ की ये नीति एआईटीसी की नकद वाली योजनाओं को टक्कर दे पाएगी? क्या राजनीति अब पूरी तरह से क्लाइंटेलिज्म पर टिक गई है, जहां वोटर सिर्फ एक लाभार्थी है? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि इसका जवाब सिर्फ नतीजे ही देंगे। अगर हम ओपिनियन पोल्स देखें, जैसे सी वोटर या मैट्रिक्स में दिखाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एआईटीसी आगे है और शहरी क्षेत्रों में, शहरी इलाकों में बीजेपी बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है, जहां सुरक्षा के मुद्दे ज्यादा गूंज रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही अजीब बात है। आप उस गायब चुनावी माहौल की बात करें? बिल्कुल। इस चुनाव में जो एक चुनावी लहर या उत्साह होता है वो जमीन से पूरी तरह गायब है। लोग बस इसी चिंता में हैं कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है भी या नहीं। हाँ, और यही सन्नाटा हमें वापस उसी बात पर ले आता है जहां से हमने शुरुआत की थी, कि खेल चल रहा है लेकिन नियम टूट चुके हैं। बिल्कुल। इस चुनाव का नतीजा जो भी हो, चाहे कल्याणकारी नीतियां जीतें या सुरक्षा का नैरेटिव, लेकिन जब किसी राज्य की 11% से अधिक आबादी एक ही झटके में अपना वोटिंग अधिकार खो देती है, तो 4 मई को नतीजे आने के बाद क्या एक समाज के तौर पर हम उस कागजी दस्तावेज पर दोबारा भरोसा कर पाएंगे जो हमारे लोकतंत्र की नींव है? क्या कोई भी सरकार उस टूटे हुए भरोसे को वापस ला पाएगी? ये सोचने वाली बात है।